नमस्कार। शिवम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने आया हूं जो जम्मू एंड कश्मीर रियासत पे उसके विलीनीकरण पर, उसके तत्पश्चात जो आर्टिकल 370 लगा, एक अस्थायी आर्टिकल दिया गया था जिसके द्वारा कुछ शर्तों के साथ उसका विलीनीकरण किया गया भारत संघ के साथ। तो उस पर 4 साल पहले 2019 में अगस्त 2019 में केंद्र सरकार संसद में एक कानून लाई और 370 का महत्व खत्म करके 35 को पूर्णतया खत्म करके वो जो अस्थायी प्रावधान थे उनको खत्म करके एक किस्म से उसका पूर्ण रूप से विलीनीकरण कर दिया भारत के साथ। जो शुरू से ही डिमांड रही है कि एक राष्ट्र एक झंडा एक संविधान, तो ये जो दो संविधान दो झंडे ये वाली जो परंपरा थी उसको खत्म करके और एक किस्म से एक अस्थायी प्रावधान था जो नेहरू जी लाए थे। आपको याद होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 3 व्यवस्थाएं थी और 2 व्यवस्थाएं थी भारत में। एक तो डाइट, जितने भी रियासत थी उसमें से कुछ तो डाइट जो है क्राउन यानी जो ब्रिटिश बादशाह था उसके अधीन जो है ये था, और कुछ 600 के करीबन रियासतें थी, छोटी मोटी रियासतें थी। तो ये सब बिखरे थे। तो जो उसमें उन्होंने प्राविधान रखा था कि जो भारत का जो सीधे ब्रिटिश के अंडर में है, ब्रिटिशर्स के अंडर में है, उसका उन्होंने विभाजन कर दिया। कुछ भारत को कुछ पाकिस्तान को दे दिया। बाकी जो रियासत थी उनके सामने उन्होंने ऑप्शन रख दिया कि या तो आप भारत में विलय करें या पाकिस्तान में विलय करें, यह आपकी चॉइस है। तो करीबन 600-700 जो 500-600 करीबन जो रियासतें थी इनको इनका विलीनीकरण का काम सौंपा गया सरदार पटेल को, जो तब गृह मंत्री थे। अस्थायी वो था ना तब मंत्रिमंडल 1940 में नेहरू के अधीन उनके प्रधानमंत्रित्व में मंत्रिमंडल बन गया था और सरदार पटेल इसके गृह मंत्री थे भारत सरकार के। तो उनके सामने ये दे दिया। लेकिन इसमें एक रियासत ऐसी थी, वो थी कश्मीर रियासत, जो बड़ी लंबी चौड़ी रियासत थी और महाराजा हरि सिंह उसके वो थे राजा, रियासत के राजा थे। तो उसका विलीनीकरण भारत में करने का एकमात्र रियासत को नेहरू ने अपने हाथों में ले लिया कि इसके वार्ता मैं करूंगा। सारी की सारी रियासतें भारत में उनका पूर्णतया विलय हो गया। लेकिन नेहरू के हाथ में जो था वो आज तक हमारे गले में हड्डी की तरह फंसा हुआ है। उनका दोस्त शेख अब्दुल्ला और उनसे जो भी उनकी उससे व्यक्तिगत संबंध रहे होंगे, तो ये सारा मामला खत्म कर दिया। नेहरू का मेन जो उसमें था कि यहाँ की सत्ता निर्बाध रूप से शेख अब्दुल्ला के हाथ में रहे। हालांकि बाद में परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि शेख अब्दुल्ला को भी जेल भेजना पड़ा जब वो अतिवादी हो गए। लेकिन चलिए, तो ये जो 2019 में जो लाई संसद ने कानून बनाया, इन सब का निष्प्रभावी कर दिया। तो कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, कौन कांग्रेस? जिसने भारत को तोड़ा, जिसके मन में आज तक भारत के टुकड़े टुकड़े करने के अलावा कोई अरमान है ही नहीं, जो भारत को बालकान क्षेत्र बनाना चाहता है, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और अलग उसके रूप में जो है धर्म के आधार पर ये तोड़ना चाहता है भारत को। तो ये लोग, इन लोगों को पचा नहीं, तो इनका इकोसिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। उन्होंने चैलेंज किया भारत सरकार के इस निर्णय को, और आज सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह जो है, जो उस समय कानून बनाया गया था उसके पक्ष में उतरा। उन्होंने इसको जायज़ ठहराया। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को ये जो है याचिकाएं स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए थी। जितनी आ गई थी क्लब करके रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी तभी के तभी, क्योंकि ये एक टकराव का मामला है संसद और न्यायपालिका का। ये कोई मूल अधिकारों का प्रश्न नहीं है, कोई संविधान का प्रश्न नहीं है। ये सरकार की
अपने काम करने का तरीका, संसद सरकार को भी उतने ही अधिकार मिले हैं कानून बनाने का। लेकिन ये जिस सुप्रीम कोर्ट में हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट में, जिस पूरे कोर्ट के प्रोसेस में करोड़ों केस पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, 3 पीढ़ी से लोग लड़ रहे हैं, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, वो ऐसे व्यर्थ के मुद्दे क्यों लेता है जो स्पष्ट रूप से संसद के द्वारा पारित है, राष्ट्रपति के दस्तखत है? आपको ये देने की क्या जरूरत थी? और चलो मान लिया एक बार की आपने दे भी दिया, आपने स्वीकार कर लिया, तो एटलीस्ट कम से कम इसको जो है एक बंद कमरे में इसकी सारी सुनवाई होनी चाहिए थी। आपने जो है, जो इनके वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग या जितने भी एंटी इंडिया का गैंग जो है, वो ऐसी सी बातें, इसके विपक्ष में ऐसी सी बातें कर रहा था जिससे कि उनको बल मिले, पाकिस्तान को बल मिले, चीन को बल मिले। तो आपको इसकी सुनवाई ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, पहले तो करनी नहीं चाहिए थी। ये तो हस्तक्षेप आप सीधा सीधा कर रहे हैं, कर भी लिया, तब भी इस ढंग से सार्वजनिक सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी, बंद कमरे में होनी चाहिए थी। खैर, अब तो इनका बड़ी उम्मीद में बैठे थे लोग कि शायद सुप्रीम कोर्ट पलट देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि पलटेगा। अधिकार भी नहीं है पलटने का सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं है। वो व्याख्या कर सकता है लेकिन उसको रद्द नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने अभी कहा कि आप इसका स्टेट बोर्ड वापिस कर दो, चुनाव करा दो, ठीक है, वो तो सरकार ने भी कहा है। अब मैं बता रहा हूँ कि इतनी रियासत उसके पास थी, सरदार पटेल के पास थी, और एक ही रियासत नेहरू के पास थी, और वही उन्होंने जो है हमारे उसमें नासुर बना दिया। और सिर्फ वही नहीं, वो एक ऐसा इश्यू बन गया कि जो इस देश को तोड़ने में लगातार लगा हुआ है। वो एक भावनाएं, एक अलगाववाद की भावनाएं इसमें जन्म ली। इसमें जब कबालियों ने और जो पाकिस्तानी सैनिक थे, कबालियों के बेस में जब वो श्रीनगर में आए, तो तभी ये सोच रहे थे इधर उधर की, करे ना करे, क्या करे, फलाना क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, यूएनओ क्या सोचेगा। अपने देश के बारे में नहीं सोचना, बाकी सारी दुनिया जहां के बारे में सोच रहा था। फिर पटेल ने जो है कहा कि ठीक है, वो कराओ, जबरदस्ती उनसे कहला करके, उनको फांस करके कि हाँ इसमें जो है इनका जवाब दो, सैनिक कार्रवाई करो, तब जा करके हम श्रीनगर का हवाई अड्डा बचा पाए। तो जब हवाई अड्डा पर कब्जा हो गया, तो फिर ये जो उनको पीछे खदेड़ा गया, जो कबायली थे या पाकिस्तानी सैनिक थे, उनको पीछे खदेड़ा। और जब भारत पीओके को, जब पूरे कश्मीर को जब जीतने की स्थिति में था, तो श्रीमान जी ने वो कर दिया, सीज फायर कर दिया। क्यों कर दिया भाई? तुम एग्रेसर नहीं थे, एग्रेशन तो उस तरफ से हुआ, और आपका डेमोक्रेटिक राइट था अपने टेरिटरी को बचाने का। लेकिन आपने जो है, और आर्मी को पता भी नहीं है कि जो है सीज फायर हो रहा। आज अगर वो सीज फायर नहीं किया होता तो पीओके जैसी कोई टर्म नहीं होता। जैसे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ है, वैसे पाक जो है ये सब नहीं होता, पाक के ऑक्यूपेशन जाता नहीं। लेकिन आप कर दिया, चलो सीज फायर भी कर दिया। फिर कहाँ ले गए? यूएनओ में। क्या लेके गए भाई यूएनओ में? क्या था तुम्हारा वहां पर स्टेक? कौन था तुम्हारा वहां पर मित्र? सबसे तुम्हारे झगड़े थे। जो 5 शक्तियां थी उनमें किससे तुम्हारे संबंध अच्छे थे? किसी से भी नहीं थे। आप वो गले में टांग रखे नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट, कोई भी नहीं आया, कहीं भी नहीं आया। 62 के सुनने में देख लिया। तुम सारी जिंदगी आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तो आप तो विदेशों में घूमते रहते थे, और गांधी जी ने इसलिए प्रधानमंत्री का पद दिया, तो आपने अपने देश को डुबाया। तो खैर, जो भी है, एक अच्छा प्रयास हुआ। पीओके अभी भी हमारे बाहर है। हालांकि पीओके ऑफिशियली हमारे पास है, जो उनके कब्जे में है। इसको कब छुड़ाया जाए, इस बारे में एक परिस्थितियां जब कभी आएंगी तो ये भी हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार, ये राष्ट्रवादी सरकार, इस देश की रक्षा को ढंग से करेगी, दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देगी। केवल सीमा के बाहर नहीं, सीमा के अंदर जो बैठे दुश्मन हैं उनका भी मुंह तोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। आपसे एक निवेदन है कि आप इसको, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।